के स्टार्ट करते हैं कहाँ से लेफ्ट किए थे वहीं से। तो पीरियोडिक ट्रेंड इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़े थे कि एटम का रेडियस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटम तो हाँ सर्कुलर ही होता है। अगर एटम सर्कुलर है तो उसका सेंटर भी होता होगा एटम का। एटम को सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। और एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन का, सेंटर से उस डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, बिल्कुल सर्कल की रेडियस तरह। हाँ इसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है। ओके तो एटम का रेडियस क्या होता है? एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। अब एटॉमिक रेडियस में तीन टाइप होते हैं, एक कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन वाल रेडियस। रेडियस कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन रेडिया ऑफ टू सिमिलर एटॉमिक एटम्स कोवेलेंटली। मतलब कोवेलेंट रेडियस मतलब जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर दो एटम जुड़े हों, है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना कोवेलेंट बॉन्ड में। उसके साथ साथ उसके रेडियस की भी बात हो रही। तो एक एटम का और दूसरे एटम के सेंटर पर दो एटम एक दूसरे से जुड़े हुए सेंटर से और ओवरलैपिंग की भी की है, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। जब एक एटम अच्छा दूसरे एटम के ऊपर आ जाता है ना इस तरह से, तो इसको हाँ हाँ ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये ओके ओवरलैपिंग सिर्फ कोवेलेंट रेडियस में दिखती है। तो ये लोग कितनी अच्छा ओवरलैपिंग करेंगे? ये इसके दोनों के सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों एटम के सेंटर से, उस डिस्टेंस को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी ओके क्लोरीन अकेला है, पर हमें पता है क्लोरीन अकेला नहीं रहता, वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर जब क्लोरीन दोनों ओवरलैप करेंगे तो जुड़ जाएंगे और Cl2 बनाएंगे। समझा? हाँ अब कोवेलेंट रेडियस निकालते कैसे? बहुत आसान है। C1 और C2 दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितने नंबर है? दो, तो डिवाइड बाई टू कर दो। ओके तो C1 C2 उसके कोवेलेंट रेडियस को बता रहे, तो एटॉमिक रेडियस। अब डिवाइड बाई टू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एटम के रेडियस के आधा होता है। आधा कोवेलेंट रेडियस ओके हाँ एटॉमिक रेडियस का हाफ होता है। होता है ओके ठीक है। अब आते हैं मेटालिक रेडियस में। उससे पहले देखो कुछ वैल्यू दी है। पूरे जो डायटोमिक क्लोरीन होते हैं ना, उसका एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का एटॉमिक रेडियस का जो वैल्यू है वो है 198 पिकोमीटर। और जो कोवेलेंट रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस, उसकी वैल्यू है 99 पिकोमीटर। ये ओके डायटोमिक की वैल्यू है क्लोरीन की 198। और अगर कोवेलेंट रेडियस बना रहा है मतलब इसके पूरे एटम की डिस्टेंस होएगा। और अगर सिर्फ कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो 99 है। तो ये कैसे पता ओके किया? तो मुझे लग रहा है 198 को डिवाइड बाई टू किया होगा। तो टू नाइन से 18, टू, हाँ बरोबर। ये जो 198 सही है 198 है ना, इसको डिवाइड बाई टू करके ये पता किया। 2 करें 98 हाँ, ओके फॉर्मूला के बेसिस पे। अब मेटेलिक रेडियस निकालते हैं। मेटेलिक रेडियस का डेफिनेशन कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। मान लो मेरे पास इस बार कार्बन है, दो कार्बन एटम्स है। ठीक है। अब ये दोनों कार्बन है, या मान लो मेरे पास दो कॉपर है, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन तो कॉप मेटेलिक रेडिएशन है ना तो मेटल लेना है ना इसलिए तो कॉपर कॉपर लिया। मेटल इसी हाँ बरोबर, हाँ मेटल में कॉपर, ऐसे में कोई भी एलिमेंट ले लो जो मेटल हो। अब उसके ओके सेंटर से, ठीक है। अब मेटल आपस में ओवरलैप नहीं करते। अगर दो मेटल आइटम को जोड़ोगे ना तो वो ऐसे चिपकेंगे साइड से, सरकमफ्रेंस हाँ ऑफ द हाँ सर्कल से। हमें पता सर्कल है जो से एटम होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, हाँ बरोबर हाँ ना। तो ये इस तरह से साइड से चिपकेंगे। तो जहाँ से वो चिपक रहा है मेटल आइटम, वो डिस्टेंस, वहाँ से एक टेंजेंट लाइन खींचो और सेंटर से एक हाँ टेंजेंट लाइन खींचो। ये ओके सेंटर से ये सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे वो दूसरा आइटम चिपक रहा है, वो डिस्टेंस कहलाता है मेटालिक रेडियस। मेटल समझ में आया? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? मेटालिक रेडियस है। अब मेटल के रेडियस देख लेते, तो मान लेते कॉपर मेरे को दिया है डायटोमिक फॉर्म में 256 पिकोमीटर, यानी दो कॉपर का डिस्टेंस 256 है। तो इसके मेटेलिक हाँ रेडियस का डिस्टेंस क्या होगा? देखो रेडियस की बात हो रही तो रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा ही होता है। हाफ होता है तो हाँ 256 को डिवाइड बाई टू करेंगे। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो पूरे एक एटम के डायमीटर का डिस्टेंस है, बरोबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक
का डिस्टेंस 256 पिकोमीटर है, इसका हाफ यानी रेडियस, मेटेलिक रेडियस का डिस्टेंस क्या होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, तो ये आएगा 16 128 128 पिकोमीटर हाँ आएगा, करेक्ट ना। करेक्ट हाँ तो समझ गए होंगे मेटेलिक रेडियस क्या है। अब आते हैं वेंडरवॉल रेडियस। तो वेंडरवॉल रेडियस जो होता है वो वीक वीक बॉन्डिंग वाला होता है। ये वीक बॉन्डिंग होती है, इसके साथ साथ इसको फिजिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं या इसको टेम्परेरी बॉन्डिंग भी बोलते हैं, यानी ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो मान लो मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल का आधा डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेंडर वॉल्स रेडियस। चलो देखते हैं, मेरे पास एक हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है और एक मेरे पास क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है। देख के लग रहा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में ये फॉलो होता है रूल, है ना, दो एटम के बीच में नहीं हाँ हाँ होता। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, HCl बनाएंगे। तो एक्चुअली हैपन क्या हो रहा है, तो हैपनिंग ये हो रही है कि यहाँ पर देखो एक एटम्स का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, दूसरा एटम, हाँ इधर पे भी दूसरा एटम, ये दोनों आपस में इन्वॉल्व होकर बॉन्डिंग बना रहे हैं। यानी एक हाँ एटम तो एज इट इज है, इसमें दूसरा जो ओके ओवरलैप है ना, उसके सेंटर, वो उसके बॉन्डिंग बना रहा है इन उसका दोनों के रेडियस सेंटर का बॉन्डिंग जो डिस्टेंस है, हाँ हाँ मतलब ये लास्ट वाले एटम के सेंटर का डिस्टेंस ही कहलाता है वी वेंडर वॉल्स रेडियस, है ना। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल का मतलब ही यही है कि ये तुम्हारा मान लो ये दो मैंने सर्कल बनाया, ये दो सर्कल दो मॉलिक्यूल है, इसका हाँ हाफ डिस्टेंस मतलब एक मॉलिक्यूल का डिस्टेंस, एक मतलब आधा हुआ ओके ना, एक हाफ हाँ हुआ ना, हाँ एक एक हाँ करूँ तो हाफ हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो फुल होता है ना, फुल हो जाए हाँ समझ गए। तो आप मान लो दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का डिस्टेंस है 240 पिकोमीटर, तो इसका हाफ डिस्टेंस क्या होगा, 240 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 120 पिकोमीटर आंसर आएगा। अब क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस में वो देखते हैं, किस किस चीज़ से हमारे एटॉमिक रेडियस पे फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ शेल। देखो अगर शेल बढ़ते हैं, ये मान लो तुम्हारा एटम का न्यूक्लियस है, ये शेल है, अब देखो शेल बढ़ेंगे तो तुम्हारे एटम का रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है ना, एटम का सर्कल बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका रेडियस भी बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब शेल को हम लोग कैसे स्टडी किए थे, शेल हमारे पीरियड में, पीरियडिक टेबल में पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल कितने पीरियड होते हैं, 1 से लेके 7, तो टोटल 7 शेल भी ओके कितने होंगे, 7 शेल होंगे, बरोबर ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल होंगे। अब आते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे, क्या न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, तो यस, पर अपोजिट, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। न्यूक्लियर घट चार्ज जाएगा मतलब ये अपना, ये सेंटर में, सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव अगर चार्ज मान लो होता है तुम हाँ एटॉमिक रेडियस बढ़ाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का सेंट्रल न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्शन, ये बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। घटेगा शेल बढ़ेगा तो अट्रैक्शन वीक होता जाएगा। इसमें वीक मैंने होता जाएगा एग्जांपल दिया ओके था, एक क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, हाँ आगे हाँ 3 बच्चे और पीछे मान लो एक ही बच्चा है, तो टीचर का ध्यान किस पे रहेगा, कॉमन सेंस आगे वाले बच्चों पे रहेगा, पीछे वाला बच्चा हाँ पे ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मान लो हर एक बेंच शेल है, हर एक हाँ बेंच हाँ शेल है। तो शेल अब है यहाँ से ओके समझ में आ रहा है कि आगे वाले बच्चे की वजह से लास्ट शेल के बच्चे पे ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। तो यानी अच्छा एटॉमिक हाँ रेडियस बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज वीक होगा। होता है अब शेल्डिंग ओके इफेक्ट पे आते डिक्रीज हैं। शेल्डिंग इफेक्ट में सेम एग्जांपल ले सकते हैं क्लास बच्चों की बेंच की, मान लो ऐसे 3 बेंच है, हर एक बेंच मान लो शेल को बता रही 1 2 3 4। अब देखो बेंचेस बढ़ेगी तो बच्चों की तादाद भी बढ़ी, तभी तो बेंचेस बढ़ा रहे। अब मान लो फर्स्ट बेंच पे ज्यादा बच्चे तो टीचर का ध्यान सिर्फ फर्स्ट सेकंड बेंच पे ही रहेगा, लास्ट बेंच का बच्चा इग्नोर हो जाता है ना। ओके तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे की बेंच में बच्चे ज्यादा बैठे हैं, तो इनकी, और सवाल भी बहुत पूछ रहे सर मेरे को ये नहीं समझा सर ये, तो इनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया है टीचर, लास्ट वाले पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा, वो चुप बैठा है। तो ये सारी बेंचेस के बच्चे, ये सारी बेंचेस ऐसा शील्डिंग का काम कर रही है ना। हाँ तो हाँ ये हाँ दीवार का काम कर रही है जिससे अट्रैक्शन लास्ट के बच्चों का वीक हो गया है। तो यानी वीक एटॉमिक हाँ रेडियस बढ़ेगा, अगर शेल बढ़ेगी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी, रुकावट भी बढ़ेगी, बढ़ेगी जिसकी वजह से लास्ट शेल वाला बढ़ेगी ओके इलेक्ट्रॉन अगर बाहर भी चला जाए तो भी उसको कुछ तो पता नहीं फर्क नहीं चलता। पड़ता
पता भी नहीं हाँ, चलेगा उसको। अच्छा। अब ट्रेंड आते हैं एटॉमिक रेडियस में। अगर पीरियड वाइज देखा, अगर एटॉमिक और पीरियोडिक टेबल की बात करूं मैं, तो पीरियोडिक टेबल में अगर तुम पीरियड कितने होते हैं, 1 2 3 7 पीरियड है ना, अप टू 7। 7। अगर तुम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ोगे तो सिर्फ एटम का नंबर बढ़ता है, शेल तो बढ़ती नहीं है। तो मैं बोलूँगा एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरे ऐसा क्यों? अरे खुद ही देखो, पीरियोडिक टेबल अगर मैं बनाता हूँ तो तुम अगर लेफ्ट से, हाँ हमजा, किधर थे हम लोग? हाँ सर, कि मतलब लेफ्ट टू राइट है ना, पीरियोडिक एटॉमिक रेडियस घटता है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखो ये तुम्हारा शेल है, मान लो तुम सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। हाँ हाँ। लास्ट तक आते आते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन मजबूत हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, उसको घसीट लेगा। घसीटने में एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना। अब श्रिंक क्यों हो हाँ रहा है? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बढ़ेगा। तो ये ओके। जोरदार एक दूसरे को घसीट लेगा। इसलिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे तो एटम बढ़ने की वजह से तुम्हारा जो शेल है वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता है। नीचे जाओगे तो बढ़ेगा, ग्रुप वाइज जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, पर पीरियड वाइज जाओगे तो लेफ्ट टू राइट तो घटेगा। आयनिक रेडियस, अच्छा। आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस की कॉपी होती है, सिर्फ फर्क क्या होता है, सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, आउटर मोस्ट शेल में होता है नेगेटिव चार्ज, बरोबर। अगर तुम चार्ज हाँ के हाँ। बेस पे बात करोगे, आयंस के बेस पे बात करोगे, तो उसको आयोनिक रेडियस बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन इन आयोनिक इन क्रिस्टल। आयनिक रेडियस। अब आता है आइसो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या रहेगा? तो हम लोग के इसमें इसमें और एटॉमिक रेडियस में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये बिल्कुल एटॉमिक रेडियस जैसा ही है। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, दोनों की प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक सेम ही होती है ना। यानी अगर मैं ट्रेंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, जैसे अभी मैं हम लोग देख रहे थे ना, उसकी बात करूँ और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेडियस की बात करूँ, तो ट्रेन इन एटॉमिक रेडियस सब में इसमें भी सेम ही रहेगा। यानी इसकी भी ट्रेन इन एटॉमिक रेडियस की जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी ही रहेगी इसकी। तो क्या फ़र्क है? अगर ये एटॉमिक रेडियस जैसा ही है तो दोनों में फिर फ़र्क क्या है? फिर अलग वर्ड क्यों आया? है ना, सवाल क्योंकि यही इसमें, आता है ना। कि इसकी हाँ हाँ। डेफिनेशन को एग्जांपल से समझते हैं। तो इसकी डेफिनेट तो सभी एग्जांपल में एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है। ये प्लस साइन ये बता रहा है कि सभी ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रहे हैं? तो 10 10 10 10 10, है ना। तो ये मान लो हाँ कि हाँ। 10 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। हम्म, ऐसे में एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट को जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना और सेम इलेक्ट्रॉन हम्म, लूज करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन लिखी है, अब समझ में आएगी। द एटम और आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट इन न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लूजिंग तो सेम है, क्या न्यूक्लियर चार्ज सेम है क्या? नहीं। अरे न्यूक्लियर चार्ज तो अलग अलग है। आयोनिक रेडियस सेम है क्या? नहीं, आयोनिक रेडियस भी अलग अलग है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहे हैं वो सेम है, बट इनका सेम। न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है और आयोनिक रेडियस डिफरेंट है। तो इसलिए इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा हमसा। देखो इलेक्ट्रॉन हाँ सेम है, सर। सब 10 10 कर रहे हैं, पर न्यूक्लियर चार्ज 11 12 13 है, आयनिक रेडियस 95 72 535 40 है। अलग हो गया ना, नंबर सेम नहीं जा रहे। सेम ईयर, ओके। अब आते हैं कटायनिक रेडियस में। कटायनिक का मतलब क्या होता है? कटायनिक मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है। कटायनिक रेडियस कैसे बनता है? बहुत आसान है। किसी मेटल अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी को कटायनिक रेडियस बोलते हैं उसका। यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आयनिक रेडियस का मतलब क्या है? जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन लूज मान लो कोई करना मेटल है, चार्ज होता वो है। इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। एन मैंने क्यों लगाया मुझे नहीं पता, ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी लेकिन गेन तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका हाँ रेडियस हाँ। बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक रेडियस है 186, पर जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्लस साइन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब उसका साइज हो गया 95 पिकोमीटर। अजीब है ना। अब फ्लोरीन का हाँ, पहले एटॉमिक रेडियस था 64 पिकोमीटर, पर जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया तब उसका आयोनिक रेडियस हो गया 186 पिकोमीटर। 186। देखो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन लेने से इनके
एटॉमिक साइज बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़े। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईई या आईपी भी बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है इसी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी? किसी भी एटम में, मान लो ये एक एटम मैंने बनाया और इस एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, तो किसी एटम, हाँ, हाँ हाँ के इलेक्ट्रॉन को, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। चलो डेफिनेशन भी देख लेते हैं फटाफट। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनआइसोलेटेड गैसेस आइटम। बोलेगा मतलब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है या एनर्जी लूज होती है वो गैसेस में ही होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग या अटैचमेंट गैसेस फॉर्म में ही, एटम में ही होता है। ठीक है, अच्छा ओके ये हाँ लिक्विड या सॉलिड में रिएक्शन नहीं करते, ये गैसेस नहीं बनने की करते बात करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट बोल रहा है। किसी एटम से हाँ एक हाँ इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी और उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? ऑफ कोर्स एक एटम निकालने में बहुत दर्द होगा। मान लो एक आदमी आया है और वैक्सीन के लिए आया, आदमी नहीं सॉरी औरत आई है, तो मान लो ये इसके बाल है, ठीक है, अब एक बाल निकालेगी तो उसको बहुत दर्द होगा, तो दूसरा वो निकालने देगी? वो तो पहले ही डर जाएगी ना एकदम, लेकिन नहीं भाई मैं काम हाँ कर जाती हूँ। तो बिल्कुल वही एटम के साथ भी होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मान लो 100 की एनर्जी ली, जब दूसरा निकालने हाँ जाओगे ना तो तुमको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी 150, और निकालोगे तो ओके 200। यानी कि देखो 200 तुम देख अच्छा सकते एनर्जी हो। बढ़ती है अगर यस, उसको ज्यादा तो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज कोर्स, करना है अरे देखो मान लो तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और गलती से अमेजोन की कोई फेक साइट पे चले गए, वो एक्चुअली अमेजोन है हाँ ही हाँ नहीं, गलती से चले गए और तुमने वहां से शॉपिंग कर लिया और तुम फंस गए, अरे यार मैं फंस गया, एप्पल आईफोन की जगह पत्थर भेज दिया, है ना? तो ऐसे में तुम एकदम सतर्क हो जाओगे ना, नेक्स्ट टाइम तुम देखोगे अरे सही वेबसाइट है क्या, लल्लू बना रहा है ना? तो यहाँ पर मान लो कि तुमने पैसे दिए, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन थे, एक बार दिए, तुमने अपनी एनर्जी, सामने वाले अमेजोन ने एनर्जी लगाया और तुमसे लल्लू बना के पैसे ले लिया, तो कम एनर्जी में काम हो गया। अच्छा पर सेकेंड टाइम अब वो तेरे को फ्रॉड नहीं कर पाएगा, अब उसको हाँ पता है ये सतर्क हो गया, अब ये नहीं देगा पैसे, मान लो पैसे इलेक्ट्रॉन है, तो तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो बंदा करेगा अच्छा तुमको फोन, बोलेगा आप फोन करता हूँ, उसको बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, आप गोल्ड पेट्रोलियम डायमंड मेंबर बन गए हो हमारी कंपनी के, और आपको 1 करोड़ का गोल्ड मिलेगा। तो तुम लगा अरे वाह वाह वाह, और वापस फंस जाओगे। मान लो अच्छा फिर बाद में तीसरी बार बोलेगा अब तो मैं फंसूंगा नहीं, तो इस बार मैं दूसरा ऑफर लेंगे, अरे डेटा एंट्री का जॉब है, आपको स्टार्टिंग में 6 लाख रुपए देने, बाद में आपको हम लोग 10 लाख रुपए देंगे हर एक काम पे। तो बोलेंगे अरे वाह अच्छा जॉब की बात हो रही, चलो मैं दे देता हूँ। तो थोड़ा पापड़ बेले उन लोग ने, थोड़ी एनर्जी लगाए और लेकिन निकाल, समझ गए? हाँ अरे तो ऐसा क्यों करते हो हमजा, फंसने का नहीं कभी। हाँ ठीक है, सर फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या क्या फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे असर करेंगे? तो पहला है साइज। अगर साइज बड़ा है, मान लो तुम्हारा एटम का साइज बड़ा है, तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। यानी कम आयनाइजेशन एनर्जी कब दोगे? जब साइज बड़ा होगा। अरे शेल बढ़ गए, मान लो शेल क्लास के बेंचेस है, टीचर बीच हाँ में, हाँ ज्यादा बेंचेस होगी, ज्यादा लोग होंगे, तो ध्यान देना मुश्किल होगा, तो कोई भी इनको हम्म किडनैप करके भी लेके चले जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो भी टीचर को नहीं पता चलेगा, सेंटर के न्यूक्लियस को नहीं पता चलेगा, सेंटर के पॉजिटिव हम्म चार्ज को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ओके तो हाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम और एटॉमिक रेडियस के साथ। एटम से ओके हाँ हाँ समझ दूसरा है गया क्यों न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर का अट्रैक्शन, है ना? अब डायरेक्टली आयनाइजेशन प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी थिंग न्यूक्लियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि ये, इसका मतलब क्या है कि शेल के इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों का अट्रैक्शन बहुत मजबूत है, हाँ मतलब तो उसको ज्यादा हाँ यस, तो ऐसे में जितना अट्रैक्शन ज्यादा, उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देना मान लो पड़ेगी हमजा हाँ तुम चोर बाजार में घूम रहे हो, ला ला ला, अब तुम्हें पता है चोर बाजार में चोरी ही होती, तुम क्योंकि सतर्क होके घूमोगे, बरोबर ना? हम्म बोलेगा अरे मैं वो संभाल के घूमूंगा, इधर चोरी होती, तो सामने वाला अगर पर्स भी मारने की कोशिश करेगा और नहीं ले पाएगा, कि तुम एकदम हम्म ध्यान से चल रहे हो ना, यानी उसको उतनी, हम्म जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उतनी ही हम्म मेहनत वो चोर को भी करनी पड़ेगी, तभी वो तुम्हारे पे से जेब में से चोरी कर पाएगा। तो मान लो वो पैसे ओके इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल उसी तरह से
किसी एटम का अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उसी उसी दुगना देनी पड़ बढ़ानी जाएगी, पड़ेगी। उतना ही ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत मुश्किल होगा उस इलेक्ट्रॉन के निकालने को। तो ऐसा केस किसके साथ हो सकता है? तो ऐसा केस गरीब एटम के साथ हो सकता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मतलब तुम पहले से गरीब हो तो तुमसे कोई क्या चोरी करेगा, और मान लो अगर चोरी करने आया तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए है तो तुम उसके लिए तो पूरी जी जान लगा दोगे ना लड़ने में, है ना, हाँ बाहुबली हाँ। बन जाओगे, हाँ मैं अपने पैसे नहीं दूंगा, उससे अच्छा मेरी जान ले ले, है ना। तो ये क्योंकि तुम्हारे पास पैसे, मान लो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है तो तुमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसको मारना ही पड़ेगा तभी ये देगा, चलो मार देता हूँ यार, हाँ, पचक पचक पचक, तभी वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, बरोबर ना। वरना अच्छा। बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत पिटाई करनी पड़ेगी, बरोबर ना। अब नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग का मतलब एक ही होता है, ये दीवार होती है ना जो खड़ी, मान लो ये स्कूल की एग्जांपल बेस्ट रहेगी, इधर पे अब मौलाना साहब है और तकरीर दे रहे हैं, आज हमारे हमारे लोग भटक चुके हैं, सबसे स्पेशली तो हमजा, सर अभी ध्यान नहीं है नमाज रोजे पे, तो सब तो ध्यान से सुनते रहेंगे, पर पीछे पीछे जैसे जाते रहेंगे, पीछे पीछे मौलाना साहब की नज़र ही कमज़ोर होगी, उनको दिखाई नहीं देगा कि पीछे चल के आ रहा है, आधे से ज़्यादा मियाँ पीछे वाले बच्चे ना मस्ती करते रहेंगे ना, कुछ सो जाएंगे, और ये सिर्फ इतने लोग ही अट्रैक्ट करेंगे डिस्कशन में, ओके। बाकी लोग तो सोते ही रहेंगे, बरोबर। तो मान लो कि मौलाना साहब पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है, सब नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन है, तो इनका अट्रैक्शन इनसे कमजोर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अरे बहुत सारी बेंचेस थी ना, तो पीछे वाले पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो इससे क्या इफेक्ट है, क्रिएट ओके। हुई? शील्डिंग इफेक्ट। ये हर एक दीवार का काम कर रही है ना। हाँ हाँ। तो दूर वाले बच्चों पे ध्यान नहीं जा रहा है तो वहाँ शील्डिंग इफेक्ट आ गया। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट होगा, ध्यान नहीं जाएगा, तो वहां पर कुछ झगड़ा वगड़ा भी हो गया तो क्या ध्यान जाएगा मौलाना साहब का? बिल्कुल नहीं। नहीं। वहां तो चोरी हो जाए, लेके चले जाए कोई उठा के, पैसा ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे ज्यादा लगाने की जरूरत है अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा है? नहीं। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी, समझ गए। आगे से हाँ, निकालना बहुत मुश्किल है पर पीछे से लास्ट में लेकिन से बहुत। बहुत आसान है। हाँ। इसलिए देखो ना, लोग कहीं पे भी जाना रहता है तो पीछे से ऐसे घूम के जाते हैं, आगे से नहीं जाते, क्योंकि उन लोगों को पता है आगे से जाएंगे तो सबका ध्यान जाएगा, डिस्टर्ब होगा, सट से हाँ पकड़ हाँ लेंगे, इसलिए हाँ पीछे से लोग जाते हैं कभी भी स्टेज पे जाना हो, है ना। हाँ। समझ में आ रहा है ना हमजा? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो पीरियोडिक टेबल के बेस पर, पीरियड बेस पे देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी घटेगी। अगर तुम पीरियोडिक टेबल पे आओ, मैं वापस से बिल्डिंग बनाता हूँ, अगर तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, मतलब तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि देखो शेल तो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन भी तो मजबूत होगा अगर शेल नहीं बढ़ रहा है तो। ग्रुप वाइज इजी होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो शेल बढ़ते हैं, पर शेल के अंदर हाँ के इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन तो पीरियड वाइज बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। हाँ ये वाला पार्ट समझा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को सिंबल भी दिया है, डेल्टा ई जी एच, ई क्या है इलेक्ट्रॉन, जी क्या है गेन एंथैल्पी। इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या होता है एफिनिटी का मतलब? अट्रैक्शन। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब कोई एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल, जब किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब या तो वो एनर्जी रिलीज करेगा एटम, या तो एनर्जी को गेन करेगा, उसे गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन ओके। गेन एंथैल्पी बोलते हैं। समझ में आया? तो यानी कोई एटम्स जब किसी इलेक्ट्रॉन को अटैच करता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो एक्स कोई एटम है और ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अटैच कर रहा है, तो इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो वो एनर्जी को लूज करेगा या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एटम, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया? तो अगर एनर्जी रिलीज करता है तो हम लोग को पता है इसको एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसको एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं, अंदर बोल है ना। सकते हैं, ओके। एंडोथर्मी हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और एक्सोथर्मिक और मतलब, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो देखो यहाँ पर कौन से टाइप की एनर्जी की बात हो रही है? हीट एनर्जी की, बराबर। तो हीट को एंथैल्पी बोलते हैं, और हीट है इसलिए इसकी यूनिट क्या रहेगी?
किलो जूल पर मोल है, समझ गए? ये किलो जूल पर मोल हीट की एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर मैं पीरियड वाइज आऊँ, तो अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो हमजा। देखो हाँ सर। शायद तो अगर मैं पीरियड वाइज जाऊँ लेफ्ट से राइट की तरफ, हम्म। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाँ, बढ़ेगी कि घटेगी? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हाँ हाँ, ये है ना, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, बरोबर। इलेक्ट्रॉन का जो हाँ, अट्रैक्शन है मजबूत होगा। पर ग्रुप वाइज मजबूत होता जाएंगे है, तो, हाँ। ग्रुप वाइज जाएंगे तो घटेगी, वेरी इसकी गुड। ये घटेगी ये। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का बिहेवियर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बिहेवियर एक जैसा है। सेम है। हाँ ये हाँ। याद रखना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आए। और आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम बिहेवियर है, ताकि कंफ्यूज हम्म। मत होना। एक और वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक्चुअली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वर्ड सबसे से ही ज्यादा समझ में आ रहा है। फ्लोरीन। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन हाँ, नेगेटिव होता है, इसलिए इसको चार्ज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। हाँ यार हाँ। एकदम इजी। तो किसी एटम की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ, बरोबर। किसी एटम में नेगेटिव होगा तो ही वो और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये याद रखो। हाँ हाँ। नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ओके। रिपलिंग होना चाहिए। पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, तुमने देखा होगा। अगर हाँ एक हाँ। आदमी बुरा है तो उसके दोस्त भी बुरे ही बनते हैं, इसके हाँ। हिसाब से ही बुरे बुरे लोग उसके दोस्त बनते हैं। जैसे बुराई हम्म। करेंगे, अरे तो सही बोल रहा है, ये तो बहुत बेकार है, आज अपन उसको पीठ बा ये हमजा को ना अंदर लेते हैं अपन, ग्राउंड में इसकी धुलाई करेंगे। दूसरा बोलेगा हाँ मेरे को भी ठस्सन निकालनी है हमजा से, तो बोलेगा ठीक है ठीक है। तो निगेटिव निगेटिव एक्चुअली होना नहीं चाहिए ऐसा, कि हमें पता है चार चार तो रिपल होते हैं, पर बोलते हैं अगर कोई आइटम हाँ निगेटिव है, क्लोरीन निगेटिव है, तो वो और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहता है, ये लवर हो जाते हैं। हाँ। पर अगर तो ये कौन से नॉन मेटल जितने भी होते हैं ना, ये सब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। पर अगर मेटल की हाँ बात करें तो मेटल कितने शरीफ होते हैं, है ना? तो मेटल कैसे सिर्फ हाँ। इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, वो जल्दी लेते नहीं है, इसलिए लेते इनकी नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। इनको नहीं होती मैं है, हाँ। इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन बोल निगेटिव नहीं सकते बोलना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव, है हाँ। ना, मेटल्स को। समझ में आया हमजा? हाँ सर, समझ में आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वैलेंस, वैलेंस क्या होता है? तो मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, ये मैंने 9 या 8 हाँ। क्लास की डेफिनेशन लिखा, फिर मैंने कट कर दिया अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये सही नहीं है कि ये वैलेंस बोल रहा है ना? हाँ। वैलेंस का मतलब लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, बरोबर ना? लास्ट वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हाँ। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, बोलो हाँ। या आउटर मोस्ट शेल बोलो, ये वैलेंस हम्म। उसी से लेना देना कुछ होगा। चलो देखते हैं। हम्म। मालूम है तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। हाइड्रोजन के पास हम्म। एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तो उसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन का +1 है और हीलियम का 0 है। क्या जीरो है? क्योंकि हीलियम, ये वैलेंस, अच्छा, क्योंकि उसका वो एकदम फुल सेटिस्फाई है हीलियम अपने आप से। उसको उसको एकदम अपना मतलब पोजीशन उसका एकदम ऑक्टेट है। अपना इसको शेल लेना है ना, इसको किसी से लेना, अपने आप से, मतलब किसी से भी मतलब नहीं है। चलो अच्छा, तुम्हें आधा जवाब दे दिया। जब अगर ये फुल है तो ये अनरिएक्टिव हो जाएगा, और ये इसकी एनर्जी लो हो जाएगी क्योंकि ये स्टेबल है। पर इसी के मुताबिक क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है? नहीं, हाँ। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है। इसको अपने आप को स्टेबल होने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दो तो इलेक्ट्रॉन, ऐसे हाँ। में इसकी एनर्जी हाई रहेगी, ये अनस्टेबल होगा, और अगर अनस्टेबल हो तो ये रिएक्ट करेगा अदर एलिमेंट के साथ। इसलिए तुमने देखा होगा हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे केमिकल एलिमेंट होते हैं, पर हीलियम के हाँ साथ हाँ। तुमने कोई रिएक्शन नहीं देखा होगा कभी भी। नहीं। समझ में आया क्यों? तुमने हाँ खुद ही मेरे सर, को जवाब समझ दे में दिया, है ना? आया। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो सभी को चॉकलेट पसंद ही है, हमजा तुमको चॉकलेट पसंद है? हाँ हम्म। सर। तो मान लो मेरे सर। पास एक बैग है, उस बैग में मैंने बहुत सारी चॉकलेट डाल दी है, डेयरी मिल्क, मिल्की बार, स्ट्रॉबेरी, हॉर्लिक्स, और चॉकलेटी मेलेडी चॉकलेटी, और 5 स्टार,
और कोई नाम पता है क्या? मिल्की बार, जेम्स, और ठीक है, बस इतने नाम काफ़ी है ना? तो सारे इस बैग में चॉकलेट डाल दिए। अब तुमको मैं बोल रहा हूँ एक काम कर हमजा, हाथ डाल और जितनी तेरे हाथ में आएगी वो चॉकलेट तेरी, बरोबर? तो तुम क्या करो, हाथ हाँ डालोगे और जितनी हाथ में है वो तुम्हारी चॉकलेट होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमजा, किसी आइटम के आसपास ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं अपने शेल में, जिसके लिए वो रिएक्ट करे, बरोबर? यानी हाइड्रोजन भी हाथ डाल के उतना ही निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन जितना वो अपने पास समा सके। तुम्हारे हाथ में भी कितने आएंगी चॉकलेट, जितनी तुम्हारे हाथ में समा सकती है। तो बिल्कुल हाइड्रोजन भी जब रिएक्ट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भी अपने पास समा सकता है? सिर्फ एक, उसको सिर्फ एक चाहिए, है ना? तो ऐसे में ये रिएक्ट करता है। समझ में आया एग्जाम्पल से? नोबेल एलिमेंट क्यों नहीं करते? नोबेल एलिमेंट के पास वो सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो इनको जरूरत ही नहीं। तो अब पढ़ते हैं वैलेंसी का मतलब क्या हाँ, होता है। हाइड्रोजन से समझ में आया। इसलिए उसको कम, जीरो ग्रुप देखेंगे, उसके पास वो नहीं चाहिए रहते कुछ भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाना रहती है जीरो ग्रुप वाले को। तो अभी यहाँ पे वैलेंस का डेफिनेशन देखें। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अन एलिमेंट, कोई एलिमेंट कंबाइन क्यों हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों रख रहा है? क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है ना? तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी आती है वैलेंसी की, वो क्यों आती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कितना कंबाइन करेगा हाइड्रोजन? एक इलेक्ट्रॉन। हर एक एलिमेंट की कंबाइनिंग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब कंबाइनिंग का मतलब क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब एक एटम बॉन्डेड टू अदर, क्यों वो कंबाइन होते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सभी अपडेट को कंप्लीट करने के लिए, लास्ट हाँ। शेल में इन लोग को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं? 8। 8, एक्सेप्ट हाँ। हाइड्रोजन और हीलियम, इनको सिर्फ 2 हाँ, इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पर चाहिए रहते बाकी हैं। जितने भी नहीं। पूरे पीरियोडिक टेबल में उनको 8 हम्म। इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। हाँ बोलो हमसे। हाँ हाँ, हाइड्रोजन को तो 1 ही चाहिए रहता है, हीलियम को नहीं चाहिए रहते। अरे तू तो अभी तक वही गाड़ी में अटका है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमजा, वरना वो अच्छा। अनस्टेबल कहलाएगा। अच्छा। तो इसकी इच्छा 2 इलेक्ट्रॉन की है। हीलियम की भी को हाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर हाँ बाकी जो हाँ। एलिमेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम, सभी एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। और नहीं होने ओके। के कारण ये लोग अपने आप को रिएक्शन करवाते हैं। समझ में आया? तो अभी समझ में आया रिएक्शन क्यों हैपन होते हैं, अनस्टेबिलिटी की हाँ। वजह से। तो अभी देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। इसको वैलेंसी, और कितने ओके। इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसकी फर्स्ट शेल में हाँ। आते 6 एटम और सेकंड शेल में आते हैं, फर्स्ट शेल में 2 6, एटम हाँ। और सेकंड शेल में 6। तो लास्ट शेल में हम्म। इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 2 ऑक्टेट हो जाए? इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड हाँ। हमजा। तो वैलेंसी क्या होगी? जितना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। कैसे ओके। निकालते हैं? 8 में से 6 को माइनस करो तो जो बचेगा वो वैलेंसी होती है। चलो हम्म। अभी थोड़ा मॉलिक्यूल की समझते हैं। एक सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। 2, 8, बताओ 1। उसको लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब तुम बोलेंगे उसको नहीं सर चाहिए रहेंगे, 7 चाहिए। डोनेट करेगा। डोनर डोनर है सर वो। अगर वो डोनेट ना करे तो 7 चाहिए, लेकिन अगर वो हाँ, रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तब हाँ वो हाँ क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक अलग ट्रिक लगाएगा। बोलेगा एक 7 इलेक्ट्रॉन पाना तो बहुत मुश्किल बात है ना? हाँ। तो उससे अच्छा क्या करता हूँ, मैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता हूँ क्लोरीन को, ताकि वो स्टेबल हो जाए और मैं हम ऑटोमेटिकली स्टेबल हो स्टेबल। जाऊंगा। ये तो हाँ। बिल्कुल ऐसी सोच है। मान लो तुम हमजा, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए, तुम बोलेंगे अरे मुंबई में मैं जाऊंगा तो एक साथ पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, 1 करोड़ का तो घर ही आता है। उससे अच्छा हम्म। मैं नाला सुपर विरार चला जाता हूँ, 20 लाख का घर लूंगा और बच्चा 80 लाख, उसमें मस्त मौज मजे करूंगा। समझ गए क्या? तो ये गेम खेल रहा है यहाँ पे सोडियम। पूरा मेरे पास इतने पैसे है ना, इसको मैं दे देता हूँ, बाकी मस्त एंजॉय करता हूँ अपने आप को हाँ। स्टेबल करके। समझ में आया? ओके। यानी हाँ तुम सर। विरार जाके खुश हो जाओगे, तुम्हें जरूरत नहीं मुंबई जाने की। कैसे यूटिलाइज किया, समझ में आया तुमको? यस हाँ सर। हमसा। हम्म। तो इस तरह से कभी कभी हम लोग स्टेबल करते हैं। तो ये केस कब आएगा? जब मॉलिक्यूल रहेगा तब। चलो हम लोग वैलेंसी देखते हैं कुछ। मैंने एक टेबल बनाया है,
और टेबल के साथ वैलेंसी भी दिखाई है और कैसे मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं वो भी। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, बरोबर। इसके पास हाँ एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो इसको बताओ कितनी वैलेंसी चाहिए, अपने आप को स्टेबल करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं, इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1। वन इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन 1। यानी ये 1 लॉस करते तो ये अपने आप को स्टेबल कर सकता स्टेबल कर दे। है ना। हम नेक्स्ट आते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम का 1s2 2s2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके हम्म लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये लास्ट शेल दिख रही है। अब इसको हम्म और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल 2 करने और के लिए, चाहिए बेरिलियम। हाँ 2 और चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, उस हिसाब से रिएक्शन करता है। जैसे बेरियम डाइहाइड्रेट क्यों होता है कि हाइड्रोजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ले अपनी लेते हैं। वैलेंसी ओके। कवर करता है। हम्म समझ में आया। इधर पे हाँ लास्ट शेल में, लास्ट शेल को ऐसे कवर करता है 2s2p, 2 2 है ना दोनों, तो दोनों को हाँ साथ मिलेंगे तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3। 3। समझ में आया। यहाँ पे 2s2 4 तो वैलेंसी हुई 4। हम्म यहाँ पे 2s2 2p 3 है तो कितनी हुई 5। अब इधर से गेम चेंज होना शुरू, नंबर 4 से 5 बढ़ेगा तो 8 से माइनस करो, 8 ओके। माइनस कितना होगा, 8 3 माइनस तो ये 5 3। 3 देगा। नियॉन 3 देगा। 8 इतनी मतलब 3। चाहिए। अच्छा। ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर, 6। तो 6। 8 में से 6 माइनस करो तो और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो ना, 6 7 8, 5 हाँ 6 हाँ 7 8, है ना। सबको ऑक्टेट ही तो पूरा करना है। ये 4 है और 4 दो तो 8 हो गया। ये 3 है, 3 एक्चुअली ये 6 में ही हैप्पी हो जा रहा है। कुछ ऐसे हाँ भी हाँ। एलिमेंट है जो 4 6 में ही हैप्पी हो जा रहे हैं, उनको मतलब पूरा जैसे ऑक्टेट भी ना मिले। कार्बन बेरिलियम। हाँ हाँ कार्बन नहीं, बोरॉन बेरिलियम लिथियम, हाँ ठीक है। हाँ। इसी तरह से फ्लोरीन, लेकिन जैसे जैसे तुम पी ब्लॉक के पास पहुंचोगे ना, तब वो लोग 8 इलेक्ट्रॉन से कम में मानेंगे ही। समझे। देखो ना यहाँ पे ओके। सबको 8 इलेक्ट्रॉन, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, जीरो रहेगा, क्योंकि ये 18 ग्रुप एलिमेंट है ना, तो इसके तो शेल पूरे हैं। आगे बढ़े, ये टेबल जरा गो थ्रू कर लो हमजा, कोई डाउट है टेबल में, क्लियर है टेबल। हाँ हमजा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब ट्रेंड इन वैलेंसी में आते हैं। अगर पीरियड के बेस पे वैलेंसी की बात करूं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर तुम बढ़ते हो तो वैलेंसी इंक्रीज होते जाती है फ्रॉम 1 to 4, और फिर डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम 14 to 18। मतलब पहले बढ़ती है वैलेंसी, मतलब हाँ जो हाँ। नंबर है वही वैलेंसी होती है, 4 है तो 4। पर जब 4 से 18 की तरफ बढ़ते हो तो वैलेंसी तो वैलेंसी 8 से डिक्रीज माइनस, होती है। मतलब 8 से बार बार हाँ सब नंबर को माइनस करते रहने का। माइनस करते रहते। ओके। तो उससे पकड़ते हैं हम लोग। ग्रुप वाइज बात करें तो वैलेंसी सेम होती है, क्योंकि वैलेंसी का हाँ लेना देना पीरियड वाइज होता है, ग्रुप वाइज हाँ। उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके। ठीक है। शेल वाइज भी देर इज नो चेंज। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे, किसकी, मेटल एंड नॉन मेटल की। पहले मेटल की नेचर की बात करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ये बेसिक इन नेचर होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वैलेंसी की हाँ। बात करो तो मेटल की वैलेंसी होती है 1 2 3। ये इस तरह से वैलेंसी मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लूज कर 1 सकते। 2 ओके। 3। विद एसिड, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं एक्टिव होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑक्साइड की हाँ। बात करूं तो ज़्यादातर मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं या तो आयोनिक और कंपाउंड बनाते आयन हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हाँ हो गया। हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो ये लोग इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप वाइज होते हैं ना ये मेटल्स। हम्म। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो तो ये और ये तीनों, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा होता है हमसे। एक जैसे अगर है। ये हाँ लो सर। हुआ तो ये सब भी लो हो जाएगा, ये सब। याद रखना, ट्रिक है। हाँ हाँ ये ट्रिक है ताकि कंफ्यूजन ना हो तुमको। पीरियोडिक ट्रेन की बात करो तो पीरियड वाइज में लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि नॉन मेटल आ जाते हैं ना बिटवीन से। और ग्रुप वाइज हम्म, जाओगे तो मेटल बढ़ता है, क्योंकि एक ही हाँ ग्रुप में होगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती है। पोजीशन बढ़ते बात रहते करोगे हैं। पीरियोडिक टेबल में तो लेफ्ट साइड में पूरे के पूरे मेटल प्रेजेंट। अब देखो मैंने हाँ एक ही पढ़ा, दूसरे साइड का तो पढ़ा ही नहीं। अरे कॉमन से दूसरा साइड इसका पूरा उलट ही होगा।
अपोजिट होगा, ओके। हाँ तो जरा पढ़ लो हमजा तो राइट सर ये साइड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना नॉन मेटल में हाई है, लेकिन ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नॉन मेटल नेगेटिव होते हाँ हाँ। हैं, इसमें तो नेगेटिविटी मैं, लेस होती है मेटल के हाँ अंदर, हाँ, उसमें नेगेटिविटी ओके, ज़्यादा होती है, हाई होती है। हाँ हाँ, ये नंबर वन कहलाते हैं नेगेटिव चीज़ों। हम्म। हर एक को में नेगेटिविटी होती है, सिर्फ फ़र्क ये होता है किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो यहाँ पे सर आपको पॉजिटिव लिखना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटल के आगे। बरोबर बोल रहे हो, मुझे भी थोड़ा फीलिंग हो रहा है, पर मैंने अभी नोट्स बनाया तो शायद तब मैंने, हो सकता है जिससे मैंने डाइजेस्ट वाइजेस्ट यूज़ किया रेफरेंस बुक, उसमें गलती होगी तो मैंने भी लिख दिया। ओके। आगे बढ़ जाए हमजा, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, काफ़ी इजी था ये भी, है ना? हम्म, आप लोगों ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया और उसमें वो सारी जानकारी लिख दी जो जो मुझे समझ में आई। जैसे देखो, अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूँ तो ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा मैं, तो एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये एरो क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ आप जाओगे तो बढ़ेगा। एरो उल्टा का हम्म, मतलब क्या है कि ऊपर हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और नीचे कम। समझ में आया एरो कैसे कम है, समझाया? ओके, हाँ सर, एरो का मतलब ओके। समझो। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीनों एक जैसा ही काम करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम्म, गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, और हाँ, है ना? तो सबका एरो मैंने डायरेक्टली ऊपर कर दिया। अब हम्म, लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट में भी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम बिहेवियर होता है इनका। यानी ओके, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारी आयनाइजेशन हम्म, एंथैल्पी बढ़ेगी, मतलब तुमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। अब मेटेलिक हाँ, नॉन मेटेलिक में आए तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे मेटेलिक करेक्टर वीक होगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर कमजोर होता है। एटॉमिक रेडियस हाँ, की बात करेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है थोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और हाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो घटेगा, क्योंकि श्रिंक हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शेल छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ये कैसे रीडिंग करते हैं हमजा? अब लास्ट में मैंने देखो पीरियोडिक टेबल ही पूरा चिपका दिया, क्योंकि इसको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कोई डाउट है हमजा, नहीं क्लियर सर। हुआ? सर